हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परिचय की शिक्षा में। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, आपको जो है ये बढ़िया तरीके से चल रही। तो जो बच्चे क्लास में फर्स्ट टाइम में पहली बार नए हैं उन सबको बता दिया जाए, हमारे चैनल पर आपके बीएड परीक्षा 2024 की तैयारी रेगुलर बेसिस पे करवाते हो। जिसे भी तैयारी पूरी करनी है चाहते हो, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको आप सभी लोग ऑन कर लेंगे, ठीक है। क्लास को समय देख लीजिए जीके जिसकी जो क्लास है सुबह 10 बजे डेली आपको देखने को मिलती है। रीजनिंग की जो क्लास है दोपहर को 1 बजे आपको देखने को मिलती है। कला की जो क्लास है देखिए शाम को 4 बजे आप सबको देखने को मिली थी। और जो हिंदी की क्लास आपको देखिए शाम को 7 बजे डेली बेसिस पे देखने को मिलती है, ठीक है। आप फटाफट हमें आपके जाकर टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जो आपका डेली बेसिस पे पीडीएफ दिया जाता है और जो आपका एग्जाम का अपडेट है डेली बेसिस पे आपको वहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो फटाफट जाकर टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इसका जो है लिंक मिल जाएगा छात्रों, ठीक है। अगर आपको हमसे कुछ पूछना कोई बात करना तो जाकर हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए। फॉलो करके वहाँ पे जाकर आप हमें मैसेज कीजिए, आपको आंसर उसका दिया जाएगा, ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। ध्यान से क्वेश्चन को देख के उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। 76 नंबर से आपकी क्लास हो रही है। निम्न में से कौन सी रचना जो है केशव दास की नहीं है? रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललमा ललाम, ठीक है, ललित ललाम, रसिक प्रिया। तो कौन सी रचना जो है केशव दास जी की नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे ललित ललाम। जो आपका दिया गया सी वाला विकल्प आपका 76% है, ठीक है। ललित ललाम जो है केशव दास की रचना नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका 77 नंबर। बताइएगा राइट आंसर का। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से उस किसका उल्लेख नहीं है? बताइए। भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अस्थायी भाव का, विभाव का, अनुभाव का या व्याभिचारी भाव का? तो आपका राइट आंसर साथी अस्थायी भाव का। जो आपका ए वाला विकल्प देगा आपका ऐसे देखिए कि भरत मुनि के रस सूत्र में जो आपका अस्थायी भाव का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। क्लियर है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या देगा है 78 नंबर पर। बताइएगा राइट आंसर का। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा? बताइए। पशु पक्षियों के लिखित पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र संकलन कौन सा है? पथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति की रेखाएं, अतीत के चलचित्र। तो आपका राइट आंसर साथी यहाँ पे मेरा परिवार है, ठीक है। पशु पक्षियों पर लिखित महादेवी वर्मा का रेखा चित्र आपका संकलन मेरा परिवार है, तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखें। आपका 79 नंबर है। बताइएगा राइट आंसर का। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, ठीक है। अवधि शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो उपयुक्त पंक्ति में जो आपका छंद लगा हुआ है साथियों यहाँ पे आपका भैरवे छंद है। भैरवे जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। अवधि शिला का उर पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दीर्घ जलधार। तो इसमें आपका जो है भैरवे छंद है, तो जो आपका डी वाला विकल्प देखा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन में आपका 80 नंबर है। बताइएगा सही उत्तर का। ताजमहल रिक्त स्थान का अद्भुत नमूना है। इस प्रश्न में रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प का चयन करना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे स्थापत्य कला है, ठीक है। ताजमहल जो है स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना। तो रिक्त स्थान के लिए आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है। क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें 81 नंबर है। उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। जब भावों और विचारों को प्रकट करने वाली मानव सुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? बताइए। भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव सुख से निकले ध्वनि संकेतों को क्या कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों भाषा कहते हैं। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही। तो भावों और विचारों को प्रकट करने वाले मानव सुख से निकलने वाली ध्वनि संकेतों को जो आपका भाषा कहा जाता है। तो जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया 81 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो इसके बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका 82 नंबर बताइएगा। एक भाषा दूसरी भाषा से क्या क्या लेती है? बताइए। एक भाषा जो है दूसरी भाषा से क्या लेती है? अक्षर लेती है, ध्वनि लेती है, शब्दावली लेती है, इनमें से कुछ नहीं लेती है। तो देखिए एक भाषा दूसरी भाषा से आपकी शब्दावली लेती है। जो आपका दिया गया यहाँ पे सी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका। देखें 83 नंबर, ध्यान से देखिए बताइएगा। सर्वप्रथम भाषा का प्रयोग किस रूप में हुआ है? बताइए। सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग है किस रूप में हुआ है? तो सर्वप्रथम जो भाषा का प्रयोग हुआ है साथियों हुआ है सांकेतिक रूप में। जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगा इसके बारे में। सर्वप्रथम भाषा का जो प्रयोग है सांकेतिक रूप में होता है, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा 84 नंबर, ध्यान से देखिएगा बताइएगा राइट आंसर। किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? इस
किस रस को जो है रसराज कहा जाता है? तो रसराज जो है साथियों कहा जाता है आपका यहाँ पे श्रृंगार रस को, जो आपका ये वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर। ठीक है, श्रृंगार रस को जो आपका रसराज कहा जाता है, जो आपका ये वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका, सांस्कृतिक भाषा का प्राचीनतम रूप कहाँ दिखाई पड़ता है? बताइए, सांस्कृतिक भाषा का जो है प्राचीनतम रूप कहाँ पे दिखाई पड़ता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपका ऋग्वेद में। ठीक है, संस्कृत भाषा का, सॉरी, संस्कृत भाषा का जो है प्राचीनतम रूप आपका दिखाई पड़ता है ऋग्वेद में। क्लियर है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। आपका देखिए 86 नंबर है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी थी? बताइए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं कौन सी है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा कौन कौन। संथाली है, मैथिली है, बोडो है और डोंगरी है। ठीक है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषा पे संथाली, मैथिली, बोडो और डोंगरी थी। ठीक है, क्लियर सबको इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 87 नंबर है, उत्तर दीजिएगा। भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया? बताइए, भारतीय भाषाओं को कितने प्रमुख वर्गों में बांटा गया है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पे कुल 4 भाषाओं में। ठीक है, भारतीय भाषाओं को जो है कितने प्रमुख, तो 4 प्रमुख वर्गों में बांटा गया है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प 87 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। अगला क्वेश्चन देखें 88 नंबर, बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, क्या दिया गया है पहले ध्यान से देखिए। भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह है क्या? बताइए, भारत में सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह कौन सा? भारोपीय है, द्रविड़ है, आर्कटिक है या चीनी तिब्बती है, क्या है? तो भारत में आपका क्या हो जाएगा? भारोपीय हो जाएगा। भारोपीय जो आपका दिया गया है सबसे अधिक बोला जाने वाला भाषीय समूह है, तो जो आपका दिया गया ये वाला विकल्प 88 पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लिया आपका 89 नंबर, बताइएगा राइट आंसर। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, उन्हें किरात कहा जाता है। किरात, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका सही है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले लोगों को आपका किरात कहता है। ठीक है, क्लियर सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 90 नंबर, बताइएगा राइट आंसर का। जो जीर्ण सासड़ भाषीय सो मई कहिया सारू जो पालई सही भाव करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार कौन थे? जो जीर्ण सासड़ भाषण सो मई कहियो सारू जो पालई सही भाव करी सो तरी पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार कौन है? तो इस दोहे के रचनाकार का नाम आपका हो जाएगा साथियों यहाँ पे देवसेन, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जो जीर्ण सासड़ भाषई सो मई कहियु सारो जो पालई सही भाव करी सो तरी पाव सरु पावई पारू, इस दोहे के रचनाकार का नाम का देवसेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 91 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा जो है संस्कृत भाषा का अपभ्रंश? बताइए, खड़ी बोली है, ब्रज है, अवधि है, पाली है? तो संस्कृत भाषा का अपभ्रंश यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर पाली हो जाएगा। ठीक है, जो आपका दिया गया डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। संस्कृत भाषा की अपभ्रंश भाषा आपकी पाली है। ठीक है, इतना याद रखिएगा आप लोग। 92 नंबर है, निम्न शब्दों में से सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। ठीक है, परीक्षा, तो परीक्षा की कौन सी वर्तनी शुद्ध होती है? जो आपके डी वाली वर्तनी दी गई, परीक्षा की वर्तनी आपकी यहाँ पे शुद्ध हो जाएगी। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में ध्यान से देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 93 नंबर है, वीर पुरुष में प्रयुक्त हुए समास को क्या बताइए? ठीक है, वीर पुरुष में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? तो देखिए वीर पुरुष में कौन सा समास है? देखिए तत्पुरुष समास लगा है। ठीक है, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला विकल्प आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 94 में, सिर गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार, उपयुक्त पदांश को समझकर सही छंद का चयन करना हमको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही छंद कौन सा हो? तो ये आपका दोहा है। ठीक है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार जो दायक फल चार, ये आपका एक कैसा है? तो आपका ये दोहा छंद है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में। क्लियर है सभी को यहाँ तक? चलिए फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपका 95 नंबर, उत्तर दीजिएगा अटेंशन। निम्न रचनाओं में से कौन सी आत्मकथा नहीं? बताए, निम्न रचनाओं में से कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो आत्मकथा यहाँ पे जो दी गई है आपकी नहीं होगी माटी की मूर्तें, बाकी मेरी आत्म कहानी, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा, ये सभी आपकी आत्मकथाएं, लेकिन माटी की मूर्त जो आपकी आत्मकथा नहीं है, इतने याद रखिए। ठीक है, क्लियर होगा इसके बारे में।
चलिए अगला क्वेश्चन 96 नंबर। अनिल का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? तो अनिल का प्रयोज्य शब्द आपका क्या हो जाएगा बताइए? अनिल का प्रयोज्य शब्द क्या होता है? अनिल का प्रयोज्य शब्द आपका पवन होता है, ठीक है, पवन यानी कि हवा जो आपका, ये वाला विकल्प देगा आपका 96 पे सही उत्तर, ठीक है। अगला क्वेश्चन 97 नंबर। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि के लिए कहा गया? बताइए कठिन काव्य का प्रेत, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? तो देखिए कठिन काव्य का प्रेत जो आपका कहा गया है साथियों आपका केशव दास जी को जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला विकल्प आपका राइट आंसर होगा, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखें आपका 98 नंबर उत्तर दीजिएगा राइट आंसर का। मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है बताइए? मुख रूपी चांद पर राहु भी धोखा खा गया, इन पंक्तियों पर कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका रूपक अलंकार लगा जो आपका ये सी वाला विकल्प देगा आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन 99 नंबर। वियोगी हरि जी का पूरा नाम क्या था बताइए? वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या था? तो देखिए वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम आपका देखने जाएंगे साथियों आपका था श्री हरि द्विवेदी था, ठीक है, वियोगी हरि जी का पूरा नाम आपका था श्री हरि द्विवेदी, ठीक है, क्लियर हो गया इसके बारे में। चलिए आखिरी क्वेश्चन है, उत्तर देने की कोशिश करिएगा। सही उत्तर का कौन सी बोली जो पश्चिमी हिंदी की नहीं है? ब्रज बोली, खड़ी बोली, बुंदेली बोली या बघेली बोली? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर साथियों आपकी बघेली बोली आपकी देखिए पश्चिमी हिंदी की बोली ने जो आपका दी वाला विकल्प देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, क्लियर हो गया इस बात। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है साथियों आज की यहीं पे कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगी है, अच्छी लगे क्लास को लाइक कर दिया, चैनल पहले होते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और हमें जो है कमेंट में अपनी क्लास के बारे में राय जरूर दीजिए आपको क्लास कैसी। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। अपने क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों। और आप सभी लोग अपना जो है ध्यान रखिए और जिसने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है जाकर फटाफट फॉर्म भर लीजिए और जिसने अभी तक पीडीएफ भी नहीं डाउनलोड किया जाकर फटाफट टेलीग्राम जैसे आप लोग अपना पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्लियर सभी को इसके बारे में। तो चलते हैं, हम मिलते हैं आपसे आपकी अगली क्लास में कल सुबह, ठीक है।